हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे साइंस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। यानी अब आपका एग्जाम और आपके बीच बहुत कम समय बचा है। इस समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के समय में जो आपके लिए जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस समय में आप देखिए, अब रिवीजन भी कर चुके हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आपको जरूरत है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन की, यानी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे आप ये समझ पाएंगे बोर्ड एग्जाम किस तरीके क्वेश्चन पूछता है, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपने देखा बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं, तो उन सभी को किस प्रकार करना है आपको देखना। तो आज हम क्लास 12 की जो फिजिक्स है पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इसमें। तो वीडियो पूरा आप लास्ट जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपका पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसमें फिर कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और उसमें आपके थ्योरी वाले बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। तो सभी प्रकार क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हैं। तो आप एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए और पेन पेपर लेकर और हर एक क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ना है क्लास 12 का जो फिजिक्स है। इस फिजिक्स में आप पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन इसमें है। जो क्वेश्चन आप करने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बार बार, तो इसके पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा है। यानी इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं और नहीं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं जो उस टॉपिक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हम जो भी टॉपिक देखेंगे हम क्लियर पढ़ेंगे, तो आप बस देखते रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है? पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश। देखो सदिश या अदिश है तो हम बता दें, लेकिन आप एक चीज समझो था, विद्युत द्विध्रुव होता है क्या। देखो अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति यहाँ पर आपका होना चाहिए माइनस। यानी परिमाण में समान और विपरीत आवेशित दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित हो, तो इस प्रकार के जो निकाय बनता है उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए अगर आपका बिंदु ए पर हो, ये आपका बिंदु बी पर हो, इनका बीच की दूरी ये है, अगर इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ओ है, तो इसका बिंदु ए से कहां से, देखो बिंदु ए से यहाँ तक की दूरी यल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी यल हो गया। अब अगर देखो टोटल दूरी तो क्या हो जाएगा आपका 12, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी कितना हो गया 12। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है क्या, विद्युत सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा पर्सन कहता है, पी से। अब पी बराबर क्या होता है, याद रखो आपका पी बराबर होता है 12 इंटू क्यू, यानी इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी। ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब दूसरी बताती है कि यह कैसी राशि, याद रखो यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसकी दिशा कैसी होती है, देखिए अगर सदिश राशि होगी तो परिमाण का दिशा होगा, तो परिमाण के लिए आपने फॉर्मूला देख लिया, इस फॉर्मूला पे आपका परिमाण निकल जाएगा। लेकिन दिशा, तो दिशा अब किसका होगा, तो इसका दिशा देखिए होता है, यानी इसकी दिशा, इसकी दिशा सदैव कैसी होती है, याद रखो सदैव, सदैव इसकी दिशा सदैव, देखो ऋणावेश से धनावेश, किधर, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कैसे होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यानी यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की दिशा देखो ना, माइनस से प्लस की ओर, यानी इसकी विद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी, ये आपका विद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी, तो दिशा एकदम माइनस से प्लस। ये आपका एक सदिश राशि, इसकी दिशा परिमाण आपने देख लिया, परिभाषा भी सुन लिया। तो अब इसमें इस टॉपिक से कुछ भी आप पूछेगा तो आप बता दोगे नहीं, बिल्कुल बता दोगे। यहाँ पर एक चीज और आप देख लो, देख लो मात्रक इसका क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक आपका क्या होगा, देखिए 12 इंटू क्यू है, 12 आपकी लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और क्यू आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। समझ आएगा। अब इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं, तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो पूरा क्लियर करके पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप जो पूछा बस वही जानते हो, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया अगली बार थोड़ी पूछा जाएगा, हो सकता है उसी टॉपिक से पूछे लेकिन दूसरा कुछ पूछ ले,
तो आपको उस टॉपिक पर क्वेश्चन है तो पूरा टॉपिक को क्लियर कर लो ताकि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करें, विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस स्थिति में अधिकतम। अब विद्युत क्षेत्र में स्थित ये आपका बल आघूर्ण, तो देखिए बल आघूर्ण सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण सूत्र होता है, बल आघूर्ण दर्शाते करते हैं किससे, टाउ से। देखो क्या होता है, टाउ, टाउ आपका होता है पी ई साइन थीटा। यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ आपका बल आघूर्ण, टाउ क्या है, बल आघूर्ण, पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव, ई क्या है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, साइन थीटा क्या है, दोनों के बीच कोण, यानी हम देखो ये आपका हो गया एक विद्युत क्षेत्र, ये क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में आपका एक बल क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इस विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये आपका विद्युत धनावेश हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका विद्युत द्विध्रुव देखिए माइनस से प्लस में पी इधर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, अब विद्युत द्विध्रुव की दिशा इस तरफ, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इनके बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा थीटा, ठीक है। तो वही इनके बीच संबंध क्या होता है, टाउ होता है पी ई साइन थीटा। अब अगर आप बल आघूर्ण का किस स्थिति में मान अधिकतम होगा, तो देखो अधिकतम मान के लिए साइन थीटा मान अधिकतम होना चाहिए, तो आप बताओ साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। तो याद रखो आपका जो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान होता है 1। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान आपका होता है 1। अब बताओ अगर आपको निकालना है तो निकाल लोगे, तो अगर साइन थीटा का अधिकतम मान किस कोण होगा, तो देखो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, यानी थीटा मान अगर 90 अंश है तो टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी बल आघूर्ण आपका मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 90 अंश होगा, थीटा मान कितना होगा 90। तो याद रखो टाउ मैक्सिमम के लिए आपका कंडीशन है कि थीटा मान कितना होना चाहिए 90। अगर थीटा का मान 90 अंश है तब जाके आपका बल आघूर्ण अधिकतम होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था किस स्थिति में होगा तो आपका 90 अंश, यानी यहाँ पे जो आपको बल आघूर्ण ये अगर लंबवत इस तरीके से ऐसे, तो इनके बीच कोण कितना बनेगा 90 अंश, ये आपका माइनस की, ये आपका प्लस की, तो इसी स्थिति में आपका क्या होगा, जो बल आघूर्ण होगा क्या होगा अधिक, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या करें, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से समान दूरी पर स्थित अच्छी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी बिंदु पर स्थित तीव्रता से संबंध क्या हो, ठीक है। अब ध्यान से जैसे यहाँ पर आपका क्या है, एक है प्लस क्यू और यहाँ पर आपका एक है माइनस। अब इन दोनों के मध्य में, इनका दोनों मध्य देखिए, मान लीजिए आपका ये ए पर है, ये बी पर है, तो मध्य बिंदु यहाँ पर ओ पर, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है यल। देखिए इसका है इसका मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से अच्छी और निरक्षी दोनों स्थितियों पर, कहाँ कहाँ, इसके मध्य बिंदु से अच्छी, ये आपका हो गया निरक्षी स्थिति पर, ये कहाँ हो गया निरक्षी स्थिति, चलिए इसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर, देखो ये आपका हो गया अच्छी स्थिति में, यहाँ पर मान लीजिए आर दूरी पर बिंदु, आर दूरी बिंदु पी है और ये इसी अच्छी स्थिति में, यानी यहाँ से आपका यहाँ इधर अच्छे से आर दूरी यहाँ बिंदु क्यू है, तो एक बिंदु पी है एक बिंदु क्यू है, बिंदु पी आपका निरक्षी स्थिति में है जबकि बिंदु क्यू आपका अच्छी स्थिति में, तो अगर दोनों के संबंध, तो आप ये बताओ क्या आप ये जानते हो कि नहीं, आप ये जानते हो क्या कि अगर बात करें अच्छी स्थिति के लिए अगर आप देखो तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ई क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पी अपान आर क्यू, ये अच्छी स्थिति के लिए होता है। वही बात है अगर निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, तो यहाँ पर आपका ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपान आर, यानी यहाँ पर 2 पी था, यहाँ पर क्या होता है पी होता है। अब दोनों का आपको क्या करना है निकालना, देखिए अच्छी वाले को हम लिख देते हैं क्या एक्सियल और नेचुरल लिख देते हैं नॉन एक्सियल, क्या लेते हैं नॉन एक्सियल, तो अच्छी को एक्सियल और निरक्षीय को नॉन एक्सियल, दोनों में संबंध पूछा तो क्या करते हैं दोनों का भाग देते हैं, दोनों क्या करते हैं भाग देते हैं, तो अगर दोनों समीकरण क्या करें भाग देते हैं, देखो क्या है ई एक्सियल अपान ई नॉन एक्सियल, तो ई एक्सियल का मान क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पी अपान आर क्यू अपान इसका क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपान आर क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे देखो आपका सब कुछ इसमें कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, बस इसमें आपका बचेगा 2, यानी यहाँ से आपका बचा क्या देखो यहाँ से आपका बचा है क्या ई एक्सियल अपान ई
नॉन एक्सियल इक्वल टू 2, क्या बचा है 2। यानी अब इसको परेशान करो तो क्या रहेगा, देखो ये आपका जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू 2 नॉन एक्सियल। यानी यहाँ पर देखो आपका निरक्षीय स्थिति वाला अच्छी स्थिति वाला के बीच संबंध आ गया। यानी क्या है कि आपका जो अच्छी स्थिति होता है, कौन सा अच्छी स्थिति, वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। अच्छी स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। तो आप यही बात याद रखोगे कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का 2 गुना, कई गुना होता है 2 गुना। यानी इनके बीच यही सिंपल संबंध होता है कि अच्छी और निरक्षीय के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है 2 गुना, यानी अच्छी निरक्षीय से 2 गुना। ठीक है, ये बात आप याद, यही आपसे पूछा था संबंध क्या होता है, तो ये आपका संबंध होता है। ये आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण, देखिए ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर 1 मार्क्स पूछेगा तो आपको डायरेक्टली बताना होगा, 2 मार्क्स पूछेगा या 3 मार्क्स पूछेगा तो आपको एक करके दिखाना। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण संबंध बहुत पूछता है, तो संबंध पूछ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या करा, अनंत लंबाई के 2 समांतर प्लेट एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। देखो एक समान रूप से आवेशित है तथा उन आवेशों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर शून्य होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर शून्य होगी। तो देखो यहाँ पर आपके पास 2 प्लेटें, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 प्लेटें हैं। चलिए ये आपकी 2 प्लेट, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट। अब इस पे एक कह रहा प्लस सिग्मा है, एक पर कह रहा माइनस, एक पर प्लस सिग्मा, एक पर क्या है माइनस सिग्मा। फिर आप ध्यान दो, ये आपको प्लेट फर्स्ट मान लेते हैं, इसको प्लेट सेकंड मान, ठीक है। तो कह रहा है इसके कारण ये आपका प्लस सिग्मा मतलब धनावेश है आपका, और ये आपका ऋणावेश है। तो एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। तो कह रहा है इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पर मान 0। तो आप याद रखें, देखो ये दोनों क्या है आवेशित प्लेट है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, वो अगर एक आवेशित प्लेट के कारण देखो तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ये एक प्लेट का, किसका एक प्लेट का, चाहे इस प्लेट का या इस प्लेट का, ये आपको होता है। अब आप बात करोगे कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है या नहीं, तो पहले होता है कितने बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते। इसके कारण 3 बिंदु विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। कौन सा, एक बिंदु आपका यहाँ पर, इसको मान लो P, दूसरा बिंदु दोनों बीच, इसको मान लो Q, और तीसरा बिंदु इसके बाहर मान लो बाहर। ये 3 बिंदु आपके बनते हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं पर आपको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसके बाद चौथा कोई बिंदु बनेगा नहीं। तो इन्हीं तीनों बिंदुओं से देख लो किस पर शून्य है किस पर शून्य नहीं। तो उससे पूछा कहाँ पर शून्य होता है। तो अगर हम देखो शून्य देखने से पहले आप एक चीज जानते हो क्या, देखो एक चीज जानते रहो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी अगर आवेशित प्लेट का विद्युत क्षेत्र देखोगे तो उसकी दिशा सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण होती है। देखो अगर ये प्लेट आपका क्या है, ये प्लेट आपका धनावेश कैसी है, धनावेश प्लस है, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा देखो, अगर इसके इधर देखोगे तो लंबवत बाहर की, लंबवत क्या होती है बाहर, इसका इधर देखो तो फिर लंबवत बाहर की, यानी धनावेश से विद्युत क्षेत्र दिशा सदैव लंबवत और बाहर, लंबवत और कहाँ होती है बाहर की, समझ आ गया। दूसरी बात अगर करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है सदैव उस प्लेट के लंबवत अंदर की, जैसे ये प्लेट हो गया ऋणावेश, तो विद्युत क्षेत्र दिशा देखो इसकी, ये इसका सिर बता रहा है दिशा को, तो ये इसकी दिशा अंदर की होती है, यानी अंदर की होगी। इधर देखोगे तो इधर अंदर की होगा, ये माइनस के लिए है। प्लस के लिए देखोगे तो प्लस के लिए क्या होता है बाहर होता है, इधर से ये बाहर है उधर से ये बाहर, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो ध्यान से, ये आपका क्या है धनावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट क्या, अगर आप बिंदु P पर देखोगे विद्युत क्षेत्र की, तो अगर पहले प्लेट के यहाँ देखोगे तो देखो ये धनावेशित, पहली प्लेट धनावेशित है और धनावेश का आपका दूर होता है बाहर की ओर होता है, यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी इस तरफ, ये आपका ई फर्स्ट का कारण, इस कारण ई फर्स्ट का। उसी प्रकार अगर आप इस माइनस वाले कारण देखोगे तो विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी इसके इस तरफ, क्यों, क्योंकि माइनस वाले के अंदर होती है, तो ये प्लेट यहाँ पर इसका अंदर इस तरफ है, ठीक है। चल अब अगर बात करें किस पर, क्यू पर, तो क्यू पर अगर बात करोगे किधर, ध्यान से, ये आपका प्लस है, प्लस के कारण बाहर की ओर होगी, यानी यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र दिशा इस तरफ, ठीक है। ये आपका किसका होगा ई फर्स्ट का, ई फर्स्ट का हो गया। इसी प्रकार आप देखोगे माइनस का, तो माइनस वाले का आपका प्लेट की दिशा ये इधर होगी, इसको बोलते हैं ई सेकंड, इसका ई सेकंड के कारण, तो अब दोनों की दिशा क्या होगी सेम होगी। उसी प्रकार आप आर बिंदु को देखोगे, देखो ये धनावेश है, पहले कारण देखो धनावेश से दूर की ओर, दूर की ओर मतलब इसकी दिशा इस तरफ होगी, ये आपको होगा ई फर्स्ट, समझ। माइनस वाला माइनस के अंदर होती है, यानी यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ होगी, ये आपका हो गया ई सेकंड, समझ। तो तीनों बिंदु आप देख लिए,
अब आप इसको सोल्व करो। पहले हमने दिशा देख लिया, अब सोल्व कर दो। तो आपको हम बता चुके हैं, देखो विद्युत क्षेत्र दिशा कहीं भी देखो सिग्मा अपन टू साइन होगा, चाहे आप इस प्लेट का देखो या इस प्लेट का, ठीक है। आपने माइनस प्लस से दिशा देख लिया, अब सोल्व कर दो। तो देखो अगर आपको सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है, तो देखो क्या, सबसे पहले आप लिखोगे बिंदु पी पर। तो बिंदु पी पर अगर देखोगे तो देखो क्या लिखोगे, ई पी। ई पी। अब ध्यान सुनो, दोनों की दिशा विपरीत, विपरीत दिशा यानी आप क्या करोगे, एक में से दूसरा घटा दो, एक इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, दोनों का परिमाण क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पर अभी लिखे लिखो ई सेकेंड, ठीक है। अब अच्छा इसके कारण देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा, ई सेकेंड माइनस ई फर्स्ट होगा, क्या होगा, ई सेकेंड माइनस ई फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आपका इस तरफ इधर है तो दोनों विपरीत दिशा में एक में से दूसरा घट जाएगा। अब बताओ दोनों का मान क्या है, बराबर। देखो हमको पता है, आप पहले कहा देखो, इसका आपका विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगा, सिग्मा अपन टू इप्सिलॉन नॉट, इसका देखो विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगा, सिग्मा अपन टू इप्सिलॉन नॉट। अब अगर दोनों परिमाण बराबर है तो क्या लिखो, यहाँ पर ई पी बराबर लिख सकते हो, ई पी बराबर क्या लिखोगे, 0, क्योंकि दोनों मान बराबर है और दोनों विपरीत है तो उसका परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार अगर आप बिंदु क्यू पर देखो, बिंदु क्यू पर, तो अब बताओ बिंदु क्यू पर क्या होगा, देखो दोनों की दिशा सेम है, क्यू पर दोनों दिशा क्या है, सेम, यानी यहाँ पर अगर आप ई क्यू निकालोगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2, दोनों जुड़ जाएगा। अगर जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, ई क्यू बराबर सिग्मा अपॉन टू सन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू सन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो देखो अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन, देखो यहाँ हो जाएगा टू सिग्मा अपॉन टू सन नॉट, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ से दो से दो कर दिया तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन सन नॉट। ये आपका आ गया कहाँ पर, बिंदु क्यू पर। इसी प्रकार आप बिंदु आर पर देखेंगे, कहाँ देखेंगे, बिंदु आर पर। अगर बिंदु आर पर देखेंगे तब क्या होगा, तो देखो बिंदु आर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बिंदु आर पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका आएगा ई आर बराबर, ई आर बराबर E1 माइनस E2, क्या होगा, E1 माइनस E2, समझ आ रहा है, E1 माइनस होगा E2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा जी, क्यों जीरो आ गया भाई, फिर से दोनों दिशा क्या विपरीत है, अब विपरीत है तो वहां पर परिणाम क्या होगा, समझे। तो अब आप ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ शून्य होगी, तो कहाँ कहाँ शून्य आई, देखो आपका एक हुआ है आर पर और एक है कहाँ, पी पर। पी और आर बिंदु कहाँ है, तो देखो पी आपका बिंदु यहाँ पर है, आर आपका बिंदु यहाँ पर, यानी दोनों प्लेटों के बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव दोनों प्लेटों के बाहर शून्य होती है, दोनों प्लेटों के बाहर क्या होती है, शून्य, लेकिन बीच में विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ मान होता है। देखो आप कहना है सिग्मा पाई साइन, समझ आया, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, समझ आ गया। और किस प्रकार आया आपने ये भी देख लिया, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको आने चाहिए और कैसे सॉल्व करना है ये भी बताना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आवेशित खोखले गोले गोली चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिंपल से पूछा है, आवेशित खोखला गोला है, चालक के भीतर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना तो कितना होता है, तो याद रखो, देखो यहाँ पर आपको हम तीन चीज बता, पहले इन चीजों को बता लो फिर आप आंसर आपको खुद मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक गोला है, ठीक है, ये आवेशित मतलब इस पर एक समान रूप से क्यू आवेश दिया गया है, एक समान रूप से। अब बात ये है कि खोखला गोला इस पर क्यू आवेश दिया, पूरा कितना आवेश दिया क्यू, तो कह रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं, पहले तीनों चीज समझ लो, देखो तीन स्थितियां आपको बता रहे हैं। देखो ये आपका इसका केंद्र होगा, तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट पहला, यहाँ पर दूसरा स्थिति पृष्ठ पर, तीसरा स्थिति कहीं बाहर में, यहाँ तीन स्थितियां हैं, तीन स्थितियां हैं। देखो आपका केंद्र से पहले बिंदु पर, फिर केंद्र से पृष्ठ पर, फिर केंद्र से इस बिंदु पर, ये तीन स्थितियों को विद्युत क्षेत्र निकालना। तो याद रखो अगर हम बात करें किसे, पहली स्थिति पर, पहली स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र की, तो पहली स्थिति विद्युत क्षेत्र होता है ई, वो आपका होता है जी, यानी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, सदैव क्या होता है, शून्य। वहीं पर स्थिति सेकेंड की बात करें, स्थिति सेकेंड पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर जो आवेश यहाँ पर क्यों होता है, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या आप मान लो कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कितना है कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका स्मॉल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है स्मॉल है, और खोखले गोले की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर।
तो इसकी जो त्रिज्या होती है वही आर स्क्वायर होती है। और अगर बात करें स्थिति तीसरे की, स्थिति थर्ड, तो तीसरी स्थिति क्या होती है, यह आपका होता है E बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू अपान स्मॉल आर। ये आपका तीसरी स्थिति। पहली स्थिति में शून्य, दूसरी स्थिति में क्यू अपान आर स्क्वायर, तीसरी स्थिति में क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तीसरी स्थिति यानी बाहर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन याद रखो इस बात को आप नोट कर सकते हो कि किसी गोलीय खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, इस बात का आप याद रखेंगे कि किसी भी खोखला गोली चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। ठीक है, और यह बाकी दो स्थितियां अगर है तो इनका फार्मूला ये होता है, यहाँ पर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या करें, आर मीटर त्रिज्या के चालक गोले को क्यों आवेश दिया जाता है, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछते हैं, आर मीटर की त्रिज्या का क्या है, चालक है, गोले का क्यों आवेश दिया जाता है, गोले के भीतर। अभी आपको बताया, देखो अभी क्या होता है आपको कि गोले के भीतर अगर है तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र होगा, आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई, वो क्या होगा जीरो, ये क्या होगा जीरो। तो बस आपको इतना बताना कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा जीरो, यानी पिछले वाले में आपको पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए वही रीजन आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या करें, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु कोष के बाहर पृष्ठ पर अंदर। इसका व्यंजक क्या करना है, देखिए ये आपका तीनों क्या है, व्यंजक बिल्कुल ज्ञात कर देंगे, लेकिन ये आप जानते हो आपका क्या है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पूछा। क्या पूछा आपसे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग यही आपसे पूछा। ठीक है, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में होता क्या है, देखो सिंपल हम क्या करते हैं, एक चालक लेते हैं, चलो यहाँ पर एक गोलीय चालक, क्या ले लें, गोलीय। अब इस पर आपका क्यू आवेश क्या है, क्यू आवेश, यानी क्यू आवेश दिया गया है एक समान के विपरीत। चलो क्यू आवेश दिया गया इस पर एक समान से विपरीत है। अब देखो गाउस का प्रमेय क्या था, बंद पृष्ठ के लिए, यानी इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। देखो वो तीन स्थितियों का है, कौन सा, पृष्ठ के सबसे पहले बाहर, फिर पृष्ठ पर और पृष्ठ के। तो पहली स्थिति हम देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाते हैं, इसके तरफ क्या करते हैं, एक पृष्ठ बनाते हैं, काल्पनिक पृष्ठ। देखिए ये आपका एक काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ, ये आपका पहली स्थिति के लिए। ठीक है, तो पहली स्थिति, अब इस पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ यानी यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है, तो पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान, क्या होगी, समान। अब गाउस का प्रमेय क्या था, गाउस का प्रमेय था किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस आवेश का यानी फाई का मान फ्लक्स मान आप देखोगे, इसका देखोगे फ्लक्स मान, देखो क्या होगा आपका, यहाँ से आप लिख सकते हो फाई, ये आपका होता है क्यू अपान, अच्छा कैपिटल क्यू लिखे, कैपिटल क्यू लिखे, क्यू अपान एप्सिलॉन है, ये आपका फ्लक्स का नियम था। दूसरा, अब देखो अगर ये आपका पूरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, छोटा सा एक क्षेत्रफल लेते हैं जिसका क्षेत्रफल आपका है डी, छोटा सा क्षेत्रफल दिए लेते हैं। अब तक इसके कहा विद्युत क्षेत्र दिशा, तो आप बताओ ये धनावेश है ना, अब धनावेश से कहा विद्युत क्षेत्र दिशा सदैव लंबवत बाहर की ओर होती है। अब बताओ क्षेत्रफल ये, और क्षेत्रफल सदिश, देखो क्षेत्रफल आपका छोटा सा यहाँ खंड लिया, क्या दिए क्षेत्रफल है, अगर इसकी क्षेत्रफल सदिश बात है तो देखो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, देखो एक बात याद रखो कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है सदैव उस पृष्ठ के लंबवत होती है बाहर की ओर जिस पर आप अध्ययन कर रहे हो। यानी अगर हम इस पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ की बात करें कि यहाँ का क्षेत्रफल देखिए कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ, इसका क्षेत्रफल सदिश सदैव लंबवत बाहर, सदैव लंबवत कहाँ होगा, बाहर को, यानी यहाँ पर देखो गोली पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल सदिश सदैव लंबवत बाहर, इसी दिशा, इन दोनों की दिशा बाहर की ओर, यानी थीटा मान है कितना होगा, क्या होगा, थीटा मान आपका होगा जीरो, थीटा मान कितना होगा जीरो। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्लक्स, देखो सिंपल सा आपका फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाई ई बराबर, ये आपका फाई है, तो फाई ई बराबर होता है ई ए कास थीटा,
ये होता है। अब अगर बात करें यहाँ पर देखो हम छोटा सा खंड लिए, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा डी फाई ई बराबर आपका आएगा ई इंटू, अब यहाँ देखो छोटा चलिए क्या डी ए, और यहाँ सबका आएगा कास 0 अंश, क्योंकि थीटा मान कितना है 0 अंश। अब बताओ कास 0 मान कितना होता है 1, कास 0 मान कितना होता है 1, यानी यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू टी, ये छोटा सा निकल गया। अब अगर इसी का हम कर दें समाकलन, क्या करते हैं समाकलन, तो देखो अगर इसका हम क्या करते हैं समाकलन तो क्या लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अगर दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो क्या होगा देखो समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई इंटू टी, ठीक है। अब ध्यान से डी फाई का समाकलन करते आपका जाएगा फाई बराबर ई, देखो कामन ले लो यहाँ समाकलन कर दो डी ए का। अब डी आप क्या है छोटा सा क्षेत्रफल लिए, देखो इस पर छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, अगर इसका समाकलन कर दोगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे देखो यहाँ से इसके अंदर से इसकी दूरी त्रिज्या क्या है स्मॉल, और ये आपका क्या है गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आप निकालोगे इसका समाकलन करो क्या आएगा आपका पाई ई बराबर आपका आएगा पाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्यों क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप बताओ यहाँ से फाई ई तो आपका गाउस का नियम से क्या होता है फाई बराबर क्यू पाने से, इसके अंदर कुल आवेश कितना है कैपिटल क्यू, तो क्या लिखोगे कैपिटल क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का ई का मान निकालोगे बाकी सबको तो परेशान कर दोगे, तो देखो क्या आ जाएगा अगर ई को परेशान कर दोगे तो देखो ई को छोड़कर बाकी सब परेशान करो तो गुणम है, इधर बटन हो जाएगा, तब क्या आएगा क्या 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान कैपिटल आर, ये आपका सूत्र, ये क्या होगा आपका सूत्र। अब ध्यान सुनो यानी यहां से आपका ये सूत्र आ गया ई बराबर 1.4% कैपिटल क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये कहाँ है बाहर के लिए, ये आपका जो निकला है ये किसके लिए था, तो ये आपका था पहले के लिए, यानी आपको देखो पहला क्वेश्चन क्या था बाहर के लिए, तो बाहर के लिए आपका आएगा 1.4% क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इसी प्रकार आप पृष्ठ पर निकालोगे, कहाँ निकालोगे पृष्ठ पर, और निकालोगे अंदर, देखो जब पृष्ठ पर निकालोगे तो आप यहाँ जो कैपिटल आर लिखे हो वहां पर स्मॉल आर जो लिखा है लिख दो क्या कैपिटल आर, क्यों क्योंकि पृष्ठ की तक दूरी क्या है कैपिटल आर, तो आपका आ जाएगा पृष्ठ ले। अब देखो यहाँ पर आपको हम दोनों का आंसर बता दे रहे हैं, अगर दूसरे की बात है इसके लिए दूसरे की, अगर दूसरे के पृष्ठ की बात करें पृष्ठ वगैरह तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। सेम यही प्रोसेस होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, अब उसके बाद आपका कर लोगे। तीसरी बात आपको कह रहा है पृष्ठ के अंदर, अच्छा पृष्ठ के अंदर आपको फिर से गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, यानी पृष्ठ के अंदर बनाओ देखो ये बनाओ, अब ये बताओ अगर ये पृष्ठ बन गया मान लो इसकी त्रिज्या r डैश, तो अब यहाँ से बताओ इसके अंदर आवेश, इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर आवेश 0, आवेश क्या है 0, यानी यहाँ पर आवेश 0 है तो आपका विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0 होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0, इसीलिए आपका जो तीसरे के लिए बात तीसरे के, तो ई का मान जो आपका अंदर आता है क्या आता है 0, तो आपको पीछे हम बता दें उसका रीजन क्या है कि अंदर आप पृष्ठ बनाते हो तो इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ, तो इसीलिए यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र न होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0, ठीक है समझ आएगा तीनों स्थितियां। चलो तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपका गाउस का नियम है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़कर जरूर जाओ, ठीक है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले चैप्टर का रिलेशन है बहुत, तो इसको आप पढ़ के ही जाओ ध्यान रख के जाओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कूलाम पर स्थिर विद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित हो तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है एक कूलाम का स्थिर आवेश 1 मीटर भुजा घन के केंद्र पर स्थित, यानी अगर एक घन है घन के केंद्र पर स्थित है तो उस पर फ्लक्स क्या होगा, देखो आपका गाउस के नियम से जो फ्लक्स होता है यानी फाई ई वो आपका क्या होता है क्यू अपान इप्सिलॉन, ये सिंपल सूत्र। अब पृष्ठ कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता, यानी बंद पृष्ठ होना चाहिए, पृष्ठ की आकृति घनाकार घनाभ के आकार का, गोलाकार हो, शंकु के आकार का, बेलन का आकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव के ऊपर स्थानार्थ ही होगा, तो घन के आकार हो या आयत के आकार हो घनाभ के आकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आपका जो यहाँ फ्लक्स आएगा पाई ई कितना आएगा क्यू, क्यू मैंने आपको दिया 1 कूलम, यहाँ क्या रखोगे 1 अपान आपका जो इस समय मान होता है कितना होता है 808 5 गुणे 10 घाते माइनस 12, इसी को सॉल्व कर दो आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या होता है विद्युत प्लस मान। देखो अगर सॉल्व करोगे तो 12 ऊपर जाएगा प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई ई बराबर देखो 1 गुणे 10 घाते यहाँ नीचे माइनस 12 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 12 बटे 808 5। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पाई ई बराबर आपका एक जीरो इसका क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते माइनस 11 अपान यहाँ से आएगा 808 5। अब भाग दे दो, देखो अगर 808 5 9 9 से भाग दो क्या आएगा ये ए सुनो 1 2 इंटू 10 की पावर 11 कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका होता है विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ आ गया, तो ये आप ध्यान में रखो, इस प्रकार आपका क्या होता है फ्लक्स निकलता है। चल अब बढ़ते हैं आगे अगर है विद्युत विद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई के मान दिया है इतना न्यूटन प्रति कूलम है में पृष्ठ 10 आई कैप होगा मीटर में कितना फ्लक्स संबद्ध है। यानी देखो आपको क्या कहा है विद्युत क्षेत्र ई दिया है और क्षेत्रफल सदिश यस दिया, क्षेत्रफल सदिश ये लिखो या यस लिखो, दोनों को मान दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका फ्लक्स का मान होता है। देखो फ्लक्स क्या होता है आपका फ्लक्स होता है फाई बराबर होता है आपका ई ए सिर्फ होता है देखो एक होता है ई ए कास थीटा, ये आपका कब होता है जब परिमाण दिया हो, लेकिन जब यहाँ पर देखो आई जे कैप के रूप में दिया तो आपका फाई बराबर क्या होता है ये सिंपल होता है ई सदिश डाट ए सदिश ये ई सदिश डाट ए सदिश। अब यहाँ से अगर बात करो ई और ए का तो दोनों मान उठा तो देखो क्या जाएगा फाई ई का मान आपको दिया कितना 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये आपका किसका मान हो गया ई का मान, और यहाँ सी एस का मान काट करके यहाँ पे एस मान रखो कितना 10 आई कैप ये दिया। तो अब इसको आपको सॉल्व करना, देखो अदिश गुणन में होता क्या है अदिश गुणन, थोड़ा समझ लो एक चीज अदिश गुणन में देखो होता क्या अगर आप आई कैप का गुणा आई कैप में करो, अगर आई डॉट आई करो, चलो इसको डॉट कर देते हैं, ठीक है क्या कर देते हैं आई डॉट आर, तो ये आपका क्या आता है अगर आई डॉट आई करो तो आपका आता है वहीं पर आप जे डॉट जे करो तो भी आता है 1 और के समय कैप होता है, ठीक है के डॉट के करो तो क्या आता है, यानी अगर सेम है तो 1 आता है, अगर डिफरेंट होता है जैसे अगर आपको यहाँ पर दे दिया क्या आई डॉट जे तो ये आपका आता है 0, जे डॉट के तो ये आएगा 0, आई डॉट के ये क्या आएगा 0, यानी अगर अलग हुए तो इनका परिमाण 0 क्या होता है 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो क्या है आई कैप, इसका अंदर आई कैप का गुणा तीनों के साथ होगा लेकिन जे के साथ के साथ 0 हो जाएगा तो सिर्फ माइनस के साथ आएगा। देखो 5 बार अगर लिखोगे 10 दूना 20 और आई का गुणा करो कितना आएगा 1, तो 1 गुणा 20 में करोगे 20 आएगा प्लस 10 गुणा इसमें करोगे 40 तो आएगा, लेकिन ये जे देखो ये 40 तो आएगा लेकिन आई जे तो गुणा करने पे 0 हो जाएगा, प्लस 10 का गुणा 7 में करोगे तो 70 तो आएगा लेकिन इसमें से 0 हो जाएगा। तो याद रखो जो आपका कैप होता है सेम कैप होता है तभी आपको गुणा होता है, बाकी सब 0 हो जाता है तो लिखा नहीं जाता। तो नॉर्मली आपका आएगा कि यहाँ से 5 मान आपका आएगा क्या 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आपका ये आंसर हो गया फाई का, समझ आएगा। तो अदिश गुणन को आपको पता तो बिल्कुल चुटकी वहां हो जाता, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, बस गुणा करना था, लेकिन अगर अदिश गुणन नहीं आ जाता तो आपको दिक्कत था, लेकिन अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ आ गया कि अगर सेम होता है तो क्या होता है एक आता है डिफरेंट होता है 0 हो जाता है, डिफरेंट नहीं लेते सिर्फ सेम का सेम में गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो इसका देखिए समविभव पृष्ठ की क्या लिखना है परिभाषा, तो आपका इसका देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका किससे समविभव पृष्ठ से, तो आपका यूपी बोर्ड 2017-18 दोनों आए, तो ये आपका महत्वपूर्ण है परिभाषा है सिंपल से। देखो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है, तो आपका उत्तर देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पर कोई आवेशित पृष्ठ है, क्या है कोई आवेशित पृष्ठ है और यहाँ पर क्या है कोई आवेशित पृष्ठ है, ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ पर क्या है आपका कोई आवेशित पृष्ठ था
अब इस पृष्ठ पर जो विभव मान है समान, यानी आप इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु, यानी सभी बिंदुओं पर विभव मान अगर समान हो तो इसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर विभव मान 10 वोल्ट तो यहाँ पर विभव मान 10 वोल्ट हो, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, यानी इसके सभी बिंदुओं पर विभव मान 10 वोल्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार के पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ, वही आपको लिखा। ठीक है, तो याद रखो ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करा, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य। देखो आपको अच्छी निरक्षीय विद्युत क्षेत्र भी पूछता है, विद्युत विभव पूछता है, दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों चारों पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का भी अच्छी निरक्षीय और विद्युत विभव का भी अच्छी निरक्षीय। तो देखिए हमने विद्युत क्षेत्र का दोनों देख लिया था, अब हम देखने वाले हैं क्या विभव। तो विभव का आप देखोगे तो देखो क्या करा, सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति पर शून्य होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं प्लस क्यू आर एस, यहाँ पर लेते हैं माइनस। ठीक है, इन ये आपका बिंदु ए पर है, बिंदु बी। अब इसका मध्य बिंदु आपका मान लीजिए ओ पर है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक यल होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी यल, यानी ये भी दूरी यल है, ये भी दूरी कितना है यल। अब निरक्षीय स्थिति चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक निरक्षीय स्थिति पे एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर, इस बिंदु पर अगर इसकी हमको क्या निकालना है विद्युत विभव। ठीक है, क्या निकालना है विद्युत विभव। तो ये बताओ अगर अपना इस बिंदु विद्युत विभव निकालना है तो क्या करोगे, स्टार्ट करते हैं। देखो आप यहाँ प्लस की से इसकी दूरी निकालोगे और इससे माइनस की से इसकी दूरी निकालोगे, तो ये दूरी कितना है, देखो ये आपका मध्य बिंदु से इसके आर दूरी, मध्य बिंदु कितनी दूरी पर आर स्थित है। तो अब ध्यान सुनो, ये आपका एक समकोण त्रिभुज, ये आपका क्या है समकोण है। समकोण त्रिभुज में ये आपका आधार ये लंब है, आधार और लंब को पता कर निकाल सकते हो। तो कर्ण सिंपल होता है अंडर आर स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस कर्ण को निकालोगे क्या हो जाएगा, ये अंडर हो जाएगा आपका, देखो आर का स्क्वायर प्लस यल का, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस वजह इसको निकालोगे तो इसका भी देखिए आधार और लंब वही है, तो आपका एरिया आएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, ये आपका निकल गया। अब अगर हम बात करें विद्युत विभव, देखो किसी बिंदु आवेशकांड किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो वो होता है V बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, ये व्यापक सूत्र होता है। अब हमको क्या करना है, सॉल्व, क्या करना है सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व, सबसे पहले आप लिखोगे इसके कारण, तो सबसे पहले आप लिखोगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। अगर हम प्लस क्यू के कारण इसको देखेंगे विभव तो क्या होगा, तो देखो इसका सूत्र आपने यहाँ देखो V होता है 1/4 क्यू अपन आर, क्यों आवेश से आर क्या है दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से अगर देखोगे क्या होगा, भी ए लिखते हैं क्योंकि ए बिंदु पर है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो यहाँ पर आपका क्यू है, प्लस क्यू है तब क्या लिखोगे प्लस अपॉन आर। आर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल, ये आपका क्या हो गया इसकी दूरी, समझ आएगा। ये आपका किस क्या हो गया प्लस क्यू के कारण, ये आपका समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार आप लिखोगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव। अगर माइनस क्यू कारण देखोगे तो क्या होगा, देखो माइनस क्यू यहाँ पर है, इसके कारण यहाँ विभव देखोगे तो वही आपका होगा भी लिखते हैं क्योंकि ये ए पर था ये बी पर था, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो यहाँ पर क्यू आपका माइनस है, हम लिख देंगे माइनस क्यू अपॉन आर। आर आपके दोनों बीच की दूरी, दूरी क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल, ये दूरी होगा। अब बात करते हैं, तो देखो इसको समझ के बनाते हैं। अब आपको क्या निकालना है, बिंदु P पर निकालना है ना, कहाँ निकालना है बिंदु P पर। तो आप क्या लिखोगे बिंदु P पर परिणामी बिंदु, क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे यहाँ पर बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव। अगर बिंदु P पर परिणामी विभव लिखना है तब क्या होगा, तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, देखो आपका VP क्या होगा VA प्लस VB, दोनों जुड़ जाए, दोनों क्या होंगे जुड़ जाए। तो अगर जोड़ोगे तो क्या है, देखो आपका आएगा VP बराबर A, ये मान आपका है देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब फिर यहाँ देखो प्लस VB, VB का आपको क्या है देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल, यही होगा। अब ध्यान सुनो, देखो यहाँ पर इसका मान सब बराबर है, बस ये आपका प्लस है और ये क्या है माइनस।
यानी प्लस में से माइनस घट जाएगा तो आपका ये पूरा कट जाएगा, तो आपका जो Vp आएगा वो आएगा Vp कितना आएगा 0, यानी बिंदु P पर विभव मान कितना आ गया 0। यही आपको सिद्ध करना था, तो क्या सिद्ध करना था, शून्य होता। तो आपसे ये बोले कि बिंदु निश्चित से विभव शून्य होता है, सिद्ध करो या निगमन करो या सूत्र प्राप्त करो या सिद्ध होता दिखाओ। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन करे आपको यही करना है, बस आपको ये फिगर बनाना है और इस प्रोसेस को अपनाना है, आपका लास्ट में 0 है। इस प्रकार से आपका इसका डेरिवेशन कर सकते हो। तो इसमें आपका डेरिवेशन की तरफ पूछ सकता है, सिद्ध करने की पूछ सकता है, तो कैसे पूछे आपको करना यही समझ में आया। चलो तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करा एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होती है तथा उस पर इतना कूलाम आवेश है, पहला गोले पर, दूसरा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर तथा गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात। ठीक है, तो एक चीज पहले आप समझ, अगर यहाँ पर कोई गोला, ये आपका एक गोला, अब इस गोले का यहाँ पर क्या है, गोला है, अब इस गोले का क्या है, इसकी त्रिज्या मानते हैं कैपिटल, तो इसके अंदर एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं पहले, दूसरा इसके पृष्ठ पर, ये दूसरा का चलो ये पृष्ठ हो गया, तीसरा इसके पृष्ठ से बाहर कहीं यहाँ पर बिंदु, इसकी दूरी से माना, ये 3 बिंदुओं पर हमको विद्युत ढूंढना। तो याद रखो पहला देखो, अगर हम क्या निकालेंगे, केंद्र के अंदर क्या निकालेंगे, यानी देखो गोले के फर्स्ट स्थिति, देखो फर्स्ट स्थिति यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्थिति होगा गोले के अंदर। अगर गोले के अंदर देखोगे तो गोले के अंदर आपका जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई इंटू क्यू अपान कैपिटल। याद रखो गोले के अंदर विभव सदैव एक समान होता है, गोले के अंदर विभव सदैव क्या होता है, एक समान होता है। वहीं पर अगर दूसरी स्थिति बात करोगे तो क्या होगा, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, अगर गोले के पृष्ठ पर देखोगे तो गोले के पृष्ठ पर विभव देखो क्या होगा, v होता है 1/4 पाई इंटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। क्या होता है 1/4 पाई इंटू क्यू अपान कैपिटल आर। देखो यहाँ पर हो गया रहा है कि अगर आप पृष्ठ पर देखो या पृष्ठ के अंदर देखो विभव समान, यानी पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर विभव सदैव समान होता है। ठीक है, अगर पृष्ठ के बाहर चले तो पृष्ठ के बाहर स्थिति थर्ड में क्या होगा आपका, चलिए देखिए तीसरी स्थिति क्या होगा, तीसरी स्थिति यानी आपको गोले के बाहर, गोले के बाहर, अगर आपको देखना है कहाँ, गोले के बाहर, तो गोले के बाहर देखो आपको क्या होगा, विभव जो होता है वो होता है 1/4 पाई इंटू क्यू अपान स्मॉल। स्मॉल क्या है, केंद्र से पृष्ठ के उस बिंदु के बीच की दूरी, तो ये आपका क्या होगा क्यू अपान स्मॉल। ये तीनों स्थितियां होती है। अब बात आपको क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन देखो वो दिया गया है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, यानी अब क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको क्या क्या मान दिया उसको देख लो, क्वेश्चन आपको क्या क्या मान, तो देखो आपको कहा गोले, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या यानी आर मान आपको दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, या इसका मीटर मतलब क्या होगा 3 × 10⁻² मीटर, तथा उस पर इतना आवेश, यानी आपको क्यू मान दिया कितना 2 × 10⁻9 कूलम आवेश है। तो पहला आपको क्या करना है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको निकालना है। तो देखो ये आपका जो दिया कि कैपिटल आर मान, किसका मान दिया कैपिटल, यानी गोले की त्रिज्या। अब यहाँ पे देखो अगर पहले के लिए देखोगे तो स्मॉल आर मान आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² कितना लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप निकालोगे आपको क्या आएगा, देखो यहाँ से v1 निकालोगे तो क्या होगा 1/4 पाई 1/4 पाई इंटू क्यू अपान स्मॉल, इससे कुछ सपन निकलेगा, तो निकालोगे तो क्या होगा, देखो मान लो 1/4 पाई समान होता है 9 × 10⁻9 इंटू क्यू, क्यू मान आपका कितना है, क्यू मान आपका देखो दिया है 2 × 10⁻9 बटा आर मान कितना है, आर मान आपको निकाला है 5 × 10⁻², ये निकाले। अब इसे सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे तो आपको देखो 5 × 5 और 5 × 20 यानी 0.4 बार, 0.4 बार का ये कट गया। अब देखो ये 10⁻9 है और 10⁻9 यानी इससे कट गया, अभी माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस जगह देखो आएगा क्या आपका, जगह नहीं है, चलिए यहाँ हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखो फिर आपका होगा क्या, ये आपका यहाँ से बचा क्या, देखो 9 × 0.4 ये ऊपर बचा, और नीचे 10⁻2 है, ऊपर जाएगा क्या प्लस, यानी गुणे हो जाएगा 10⁻2 + 2,
ये आपका दशमलव है। अब इसे उड़ा दो, जो 4 9 36 यानी फिर कितना आ जाएगा 306 गुणे 10 घाते 2। ये आपका आंसर किसके लिए, पहले के लिए। अब बताओ दूसरे को निकाल लोगे नहीं, दूसरे के लिए आपको क्या करा, गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी गोले के अंदर, तो गोले के अंदर विभव मान क्या होगा, गोले के अंदर आपका x मान होता है 1.45 क्यू पान x मान, तो इसको निकाल लोगे आप सूत्र से, चलो निकाल दो। अगर निकालोगे तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट पेज पर तो जगह है नहीं, चलिए तो एक मिनट थोड़ा सा, अब देख लेते हैं। तो आपने तो क्या देखा, आपने यहाँ इसको देख लिया, अब हम करते हैं आगे देखते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, 3 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। अब अगर आपको उसी फार्मूले में सॉल्व करना होगा तो क्या कर सकते हो, उसी फार्मूले आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो उसी फार्मूले सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ से v बराबर 1/4 इंटू क्यू अपान स्मॉल, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आपका जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू क्यू, क्यू मान आपका कितना दिया है, ये दिया है 2 गुणे 10 घाते माइनस 9 अपान आर, आर वन आपका है 3 गुणे 10 घाते माइनस, इसी को सॉल्व, देखो ये आपका घात से घात कर जाएगा, 3 का 3 3 3 का 9 3 दूना 6 यानी डी में आपका कितना जाएगा 6 गुणे 10 घाते, नीचे आपका माइनस का ऊपर जाएगा प्लस 10 घाते माइनस 2 हो जाएगा, इतना वोल्ट। ये आपका आ गया दूसरे का आंसर, और आपका इसके पहले क्या था, पहले का आंसर, ये आपका था पहले का आंसर, और ये आपका किसका है, दूसरे का, समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त की परिधि पर प्लस क्यू माइनस 3 क्यू रहेगा, यहाँ पर देखिए जी नहीं रहेगा 3 क्यू और माइनस 5 क्यू मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको पहले जो क्वेश्चन का है उसको बना लो, क्वेश्चन जो कहा है उसके अनुसार आप एक फिगर ड्रा करो, अगर एक फिगर ड्रा करोगे तो क्या, ये आपका हो गया एक वृत्त, क्या हो गया एक वृत्त, कह रहा है इस वृत्त के परिधि पर, ठीक है, 3 आवेश रखे हैं जो कि एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर है, यानी यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ आप क्या करेंगे एक समबाहु त्रिभुज, चलिए एक समबाहु त्रिभुज और फिर ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इनके कोनों पर 3 आवेश रखे हैं, इनके कोनों पर क्या है 3 आवेश रखे गए हैं, तो देखिए कौन कौन से आवेश है, आपका यहाँ पर एक आवेश है जो है आपका प्लस, यहाँ पर एक आवेश है जो आपका है -3 क्यू, और यहाँ पर एक आवेश है जो आपका है -5 क्यू, ये 3 आवेश रखे गए हैं, कह रहा है इसके केंद्र पर, कहाँ पर, ये आपका केंद्र है, तो यहाँ पर केंद्र इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या r मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आप कैपिटल R होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी कैपिटल है, तो इस केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको विभव मान निकालना, तो तीनों आवेशों का विभव निकालकर जोड़ दो, विभव मान निकल जाएगा। तो अगर तीनों आवेशों का निकालोगे विभव क्या होगा, देखो अगर हम मान लेते हैं पहला यानी प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, अगर देखोगे प्लस क्यू कारण तो क्या होगा, यह आपका आएगा v बराबर 1/4 इतना इंटू माइनस, अच्छा प्लस क्यू अपान आर, आर दूरी होती है तो कहाँ पे, आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जिस पर आपको निकालना, देखो आवेश से यहाँ तक की दूरी, अब आपका वृत्त की परिधि पर मतलब अतिरिक्त होगा तो आर होगा कैपिटल आर। इसी प्रकार अगर आप इसका निकालेंगे -3 क्यू के कारण, अगर -3 क्यू के कारण निकालेंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको देखो v बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू -3 क्यू अपान यहाँ पर भी कैपिटल आर होगा। इसी प्रकार अगर आप निकालेंगे तो -5 क्यू के कारण, ये कारण, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका आएगा वही सिंपल सा v बराबर 1/4 इंटू -5 क्यू अपान कैपिटल आर, यही आएगा। अब तीनों को जोड़ दो, तो अब क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे क्या लिखोगे, तो अब लिखोगे आप बिंदु बिंदु ओ, अच्छा इसको ओ मान लेते हैं ना, तो बिंदु ना मान के आप केंद्र मान सकते हो, क्या मान सकते हो केंद्र, ठीक है।
केंद्र पर। कहां पर? केंद्र पर कुल विभव, केंद्र पर कुल विभव। तो कुल विभव निकालोगे तो क्या होगा आपका V1 V2 V3 सब जुड़ जाएगा। देखो V बराबर निकालो क्या होगा, इस तीनों को जोड़ दो, तीनों को डायरेक्ट जोड़ दें तो देखो डायरेक्ट जोड़ोगे क्या होगा 1/4 पाई इतना इंटू Q अपान R प्लस 1/4 पाई इतना इंटू -3Q अपान R प्लस 1/4 पाई इतना इंटू -5Q अपान R। ये आपका पूरा है। अब इसको जोड़ दो, इन तीनों में देखो, इन तीनों में 1/4 पाई इतना और ऊपर से Q कॉमन है कि नहीं, अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर हम सब कुछ कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, देखो Q अपान 4 पाई इतना और R भी तीनों में कॉमन, तीनों में R कॉमन है तो R भी कॉमन है, तो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से आपका बचेगा क्या, यहाँ से आपका बच रहा है, पहले में आपका सिर्फ बचेगा 1 क्योंकि पूरा आप कॉमन ले, प्लस दूसरे में आपका बचेगा -3 और तीसरे में बचेगा +-5, ये आपका बचेगा, ये आपका क्या होगा बचेगा। तो अब अगर इसकी ही बच रहा है तो आप इसको ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे, देखो ये -5 -3 आपका जुड़ेगा -8 -8 से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा -7। तो यहाँ से आपका भी क्या आ जाएगा Q अपान 4 पाई इतना इंटू R गुणे -7, या इसे को आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 1/4 पाई इतना इंटू -7Q अपान कैपिटल R। ये आपका हो जाएगा केंद्र पर विभव का मान। क्या हो जाएगा केंद्र पर विभव का मान, समझ में आ गया। चलो ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन आप व्यापक रूप से गुणा का क्वेश्चन करना, सिर्फ बस मान रखना था, जोड़ना था, उसमें थोड़ा सा आपका बीजगणित योग के रूप में लिखा था आपका, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, सिर्फ सूत्र लिखना। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, देखो आपको ऊर्जा घनत्व होता क्या, याद रखो ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है आपका ऊर्जा बटे आयतन, क्या होता है ऊर्जा बटे आयतन। अब यहाँ से अगर देखोगे तो आप ऊर्जा यानी U अपान V, तो इसका सूत्र देखो होता है 1/2 इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल E स्क्वायर, ये आपका होता है विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ पूछा ऊर्जा सूत्र, इसका सूत्र लिखना है, आपका यही सूत्र। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखो, ठीक है। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको देखो, देखो इसमें सिर्फ आपसे पूछा था ऊर्जा, पूछता है से ऊर्जा का सूत्र कौन सा है, उसमें आप क्या करेगा, आपको मतलब कि ऑप्शन देता है, ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है, देखो उसमें होता है आपका, यहाँ से देखो तो आपको देखो भी आपको क्या है आयतन, आयतन जब गुणा करते क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल E स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ क्या है समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच, यानी यहाँ पर आपका दो प्लेट, ठीक है, इनका क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी क्या है D, तो इसका आयतन क्या होगा, देखो ये आयतन अगर निकालना तो किसी के क्षेत्रफल में अगर उसकी दूरी से आप या ऊंचाई से गुणा कर दो तो आयतन निकालें, तो इसके बीच का जो ये है इस आयतन को निकालोगे तो ये जो आयतन होगा V वो होता है A इंटू D, दोनों का गुणा कर दो, तो यहाँ देखो तो आयतन है बटे इसका अगर पछाने का तो इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V, तो यहाँ से आपका U बराबर क्या आ जाएगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर A D, ये फार्मूला भी होता है, आप इसको भी याद, ठीक है। ये इसी के लिए था आपका समांतर प्लेट संधारित्र से, तो वही आप इसी के ऊर्जा घनत्व होता है, आपको ये पता होना चाहिए दोनों चीज। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में क्या करा, किसी चालक के विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, आरसी का बीमी समीकरण निकालिए जहां आर विद्युत और सी धारिता है। तो क्या है किसी चालक का विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य, चालक, तो देखो किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, चालक की धारिता, क्या बोलते हैं चालक की धारिता। याद रखो किसी आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता। अब यहाँ से दूसरा पूछा है आरसी, आर आपका प्रतिरोध है और सी आर इंटू सी का आपको निकालना है बीमा, क्या निकालना है बीमा, तो जहां का आपका प्रतिरोध सी क्या है धारिता,
तो अब दोनों की अगर आपको बीमा निकालना, सिंपल आप बीमा निकाल सकते हो। तो देखो, अगर प्रतिरोध की भी हमको निकालना, प्रतिरोध में पता है, अगर नहीं पता तो निकाल सकते हो। देखो, प्रतिरोध की आपको बीमा निकालना, तो पहले यहाँ लिख देते हैं। देखो, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए अगर आप देखो तो आर क्या होता है, वी अपान आई, ये होता है। अब भी की बीमा क्या होती है, भी की बीमा देखो होता है यम एल की पावर 2 टी की पावर -3 एक पावर -1 अपान आई है, तो ये आपको किसका निकल जाएगा, प्रतिरोध का। तो यहाँ से इसको ऊपर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यम एल की पावर 2 टी की पावर -3 एक पावर, देखो एक यहाँ पर है, नीचे प्लस, ऊपर जाएगा माइनस, जाएगा प्लस, यहाँ पर जाएगा -2। ये आपका किसका होगा, प्रतिरोध का। और उसके बाद आपको धारिता निकालना। धारिता क्या होता है, देखो सी बराबर आपका क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू अपान, सी क्या होता है क्यू अपान डी। तो यहाँ से अगर इसको निकालोगे तो देखो, अब इस क्यू को होता है ए टी, और वहीं पर का भी निकालोगे, भी फिर से आपका आ जाएगा। अच्छा, आप उसको नहीं करते तो भी और आसानी से आ जाता है, चलिए कोई बात नहीं, कर दे रहे हैं। यम एल पावर 2 टी पावर -3 एक पावर -1 ये होता है। अब इसको ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यम आपका नीचे है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, यल आपका -2 हो जाएगा, 3, देखो नीचे -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर सकते हैं टी पावर हो जाएगा 4, और ए -1 के ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ए है तो आ जाएगा ए की पावर, ये आपका विस्मा हो गया किसका, सी का। अब आर सी का है, दोनों का गुणा करना होगा, तो यहाँ पर अगर विस्मा निकालोगे तो देखो ये आपका आर, आर का क्या है, यम यल की पावर 2 टी की पावर -3 एक पावर -2। वहीं पर अगर आप सी की बात करो, सी की क्या है, देखो यम पावर -1 एल पावर -2 टी की पावर 4 और ए की पावर +2, यही है। देखो एक इनवर्स में है, एक नॉर्मल, इससे ये कट जाएगा, यल से यल भी कट जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर से ए कट जाएगा। अब यहाँ देखो तीन, टी -3 है और टी प्लस है, यानी यहाँ से ही कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा टी। तो याद रखो आरसी की जो बीमा होती है वो क्या होती है, आरसी बीमा क्या होती है, टी। ये पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए। कहाँ से आप कर पा रहे हो या कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको भी ध्यान रखो, ठीक है। आपको किसी न किसी का, देखो आप सिंपल सा प्रतिरोध आर और धारिता सी दोनों को लो, अगर इनका आपको बीमा आया था डायरेक्ट करो, नहीं आया तो किसी ऐसी राशि को लो जिसका उसके साथ आपको संबंध पता हो, और साथ ही उसका बीमा भी पता हो जिसके साथ आप उसका संबंध देख रहे, तब जाके आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया करा, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 2, 4, 6 माइक्रोफैरड है को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है और इनको 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, तो बताइए कि पहला, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, दूसरा, इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी। किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर। देखो समांतर क्रम आपको 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, चलो यहाँ फिगर बनाते हैं, 1 2 और 1 3, ये तीनों आपके समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और फिर आगे आपका एक बैटरी जोड़ दिया गया, बैटरी कितना 200 वोल्ट की बैटरी, ये प्लस माइनस ये आपका 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। तो अब बताओ आप यहाँ से इसको, ठीक है, अब होगा इसकी बात करें। देखो यहाँ पर इनकी धारिता को दिया है, ये 2, ये 4 और ये 6, सब माइक्रोफैरड, इसमें है माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अब कह रहा है इनको 200 वोल्ट की बैटरी से, कितना 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया 200 वोल्ट, समझ आ रहा है, 200 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया। तो अब बताओ इन पर कितना, इनकी देखो पहला आपसे पूछा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, क्यों घुमा, तो आप ये पहले देखो कि तीनों से आवेश मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको तुल्य धारिता निकालो, सी इक्विवेलेंट। तो समांतर क्रम में क्या होता है, C1 + C2 + C, ये समांतर क्रम का होता है। तो यहाँ से अगर आप सी इक्विवेलेंट निकालोगे, तुल्य धारिता निकालोगे, C1 आपका 2 + 4 + 6, तो आपका कितना देखो 6 4 10 2 12, यानी 12 माइक्रोफैरड, ये आपका क्या आ गया धारिता। अब आपको विभव दिया है, तो यहाँ से आप पहले कुल आवेश निकालो, तो Q बराबर क्या होता है CV, तो इस सूत्र से आप रख के हल निकाल दो, तो क्या आएगा देखो यहाँ से आपका Q बराबर C, C का मान आपका 12 माइक्रोफैरड कर सकते हो, 12 गुणे भी मान आपका दिया 200, तो गुणा कर दो, देखो 12 गुना 24 204 मतलब 2400 माइक्रो कूलम। देखो आपका माइक्रो में था धारिता, तो आवेश कितना आएगा माइक्रो, तो आपका क्या हो गया 12 × 200, देखो आप यहाँ लिख सकते हो 7 - 6, तो आपका 200 - 6 तो माइक्रो में ही होगा,
ठीक है। तो माइक्रो में क्या होगा 2400 माइक्रो कूलम, यानी यहाँ पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा 2400 माइक्रो कूलम। अब देखिए आवेश तीन भागों में बढ़ गया, Q1 Q2 और Q, लेकिन याद रखिए कि समांतर क्रम में आपका जो विभवांतर होता है सदैव समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर सदैव समान होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर, विभवांतर सदैव क्या होता है, समान होता है। अगर विभवांतर सदैव समान है तब क्या कर सकते हैं आप, यानी विभवांतर तीनों का समान होगा, वो भी कितना होगा 220 वोल्ट ही होगा। कितना होगा 220 वोल्ट। अब अगर 220 वोल्ट है तो आप बताओ Q1 Q2 किसका मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सबसे पहले आप Q1 निकालो, Q1 का क्या होगा C1 अपान V, Q1 क्या होगा C1 अपान V। अच्छा Q बराबर का C, ओ सॉरी, इसका Q बराबर क्या होता है, देखिए Q बराबर आपका डायरेक्ट होता है C, तो क्या हो जाएगा C1 V, क्या हो जाएगा C1 V। तो अब Q1 निकालो क्या होगा C1, C1 मान आपका कितना है 2 गुणे 10 घाते -6 इंटू भी मान आपको कितना दिया 2, कितना दिया 200, तो 200 दिया तो हम निकाल सकते हो Q1 मान निकालो क्या आएगा, देखो 2 गुना 400 गुणे 10 घाते -6 आप लिख दो 400 माइक्रो कूलम, कितना लिख दो 400 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार आप Q2 निकालो, क्या निकालोगे Q2, तो Q2 आपका क्या होगा C2 भी, Q2 आपका निकलेगा क्या होगा C2, C2 का मान कितना है 4 गुणे भी का मान 200, तो गुणा कर तो कितना आ जाएगा Q2 मान आपका आ जाएगा 4 गुना 800 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं किसका Q3 का, Q3 मान निकालो क्या होगा, देखो आपका आ जाएगा C3 इंटू भी, C3 मान कितना है 6, तो आपका क्या हो जाएगा Q3 बराबर 6 इंटू 200, तो आपका आ जाएगा 1200, यानी Q3 आपका आ गया 1200 माइक्रो कूलम। कितना आ गया 1200 माइक्रो कूलम। तो ये आपका आ गया सिंपल सा आवेश, ठीक है, क्या आ गया आवेश। अब इस चीज से आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पर आपका 1200 800 12 कितना होगा 2000 2000 और 4 2400, यानी जो कुल आवेश जोड़ने पर आपको आना चाहिए ना Q के बराबर आना चाहिए। देखो इन तीनों आवेशों को अगर आप जोड़ दो तो Q के बराबर आना चाहिए, तो आपका यहाँ 12 और 8 2000 और फिर 424, यानी बराबर, इसका मतलब आपका आंसर सही। तो इस प्रकार से आप इनको सिंपली कर सकते हो। दूसरा क्या है, इस संयोजन की कुल धारिता तो पहले बता चुके हो कितना आएगा 12 माइक्रो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करा, तीन सर्वसम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड, तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है। यदि उन्हें पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। साथ ही यदि दोनों दशाओं में संधारित्रों का एक ही स्रोत से जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रकार के संयोजन में संचित ऊर्जा का अनुपात है, ठीक है। चलो तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कह रहा है 3 है आपके पास, तो आपको दिया C1 बराबर C2 बराबर C3 का है 3 सर्वसम, सर्वसम मतलब समान, ये बराबर आपको मान लो C के है, तो इन तीनों को जोड़ने पर श्रेणी क्रम में आपका तुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट आपको दिया है 2 माइक्रोफैराड। तो अगर तुल्य धारिता को श्रेणी क्रम में निकालना क्या होता है, सिंबल होता है 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब तीनों को दिया नहीं लेकिन इक्विवेलेंट दिया, तो क्या लिखोगे, देखो 1 अपान C इक्विवेलेंट आपको दिया है 2, कितना दिया है 2। अब देखो उसके बराबर 1 बटा C1 मान भी C, 1 बटा C2 मान भी C, 1 बटा C3 मान भी C। अब तीनों को लस करोगे देखो आपका आ जाएगा C अपान C। अब 1 बटा 2 आपका 3 बटा C आ गया, तो क्या आएगा 1 बटा 2 बराबर 3 बटा, तो इसका तिरे गुणा कर दो, तिरे गुणा करोगे ना तो C गुणा 1 तो C बराबर 3 गुना 6, तो 6 माइक्रोफैराड, यानी एक को आपका 6 माइक्रोफैराड, कितना है 6 माइक्रोफैराड। अब करा इनको, अगर देखो आपको दो क्वेश्चन पूछा था, कहा यदि उन्हें पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो उनकी तुल्य धारिता, अगर आप पार्श्व क्रम में संयोजित कर दोगे तो क्या होगा, तो देखो पार्श्व क्रम में संयोजित करोगे तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी यहाँ से आपका C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल कितना होगा C इक्विवेलेंट बराबर आपका आ गया 18 माइक्रो, पहला आंसर आ गया। फिर कह रहा है यदि दोनों स्थितियों, देखो तो उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी तो निकल गया, यदि दोनों दशाओं में संधारित्रों को एक ही स्रोत से जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रकार के संयोजन में संचित ऊर्जा का अनुपात, तो बताओ ऊर्जा का अनुपात क्या, अगर आपको ऊर्जा का अनुपात निकालना है आगे जगह, चलो अगर आपको ऊर्जा का अनुपात निकालना
तो देखो U बराबर होता है सिंपल, इन दोनों को समान प्रकार के संख्या से जोड़ा। तो देखो सिंपल होता है कि आपका 1/CV², ये स्थिति जब होता है। अगर पहली स्थिति निकालो, किस स्थिति में? पहली स्थिति। देखो फर्स्ट कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन आप निकालोगे तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन अगर निकालोगे तो ये आपका जाएगा U1 बराबर 1/2 C1 V²। दूसरी स्थिति में निकालोगे सेकेंड कंडीशन में तो आपका क्या होगा? U2 बराबर 1/2 CV²। अब दोनों क्या करो? अनुपात। तो अगर दोनों का अनुपात निकालोगे क्या होगा? देखो U1/U2 बराबर 1/2 C1 V² अपन 1/2 C2 V²। यहाँ पर 1 2 कर दीजिएगा, ठीक है, 1 और 2। देखो 1/2 से 2 कट जाएगा, 20 क्योंकि समान संख्या जुड़ा गया तो कट जाएगा, तो बचा क्या? C1/C2, यानी आपका आ जाएगा U1/U2 बराबर C1/C2। C1 मान आपको दिया था 2 और C2 मान आपको कितना है? 18। तो काट दो, कितना आ जाएगा? 1/9। तो यही आपका अनुपात है। कितना आएगा? 1/9। तो पहली स्थिति में कितना है? 1, जबकि दूसरी स्थिति में कितना आ जाएगा? 9। समझ आएगा? ये आपका सिंपल सा इसका आंसर था जो आपको क्वेश्चन में पूछा। तो क्वेश्चन बड़ा है ऐसा देखकर आपको डरना नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ना। जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही सरल होता है, जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही सरल होता है। बस आपको आराम से पेशेंस के साथ पढ़ना है। कोई क्वेश्चन कैसा हो तो उसको बड़ा से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, हल होता चला जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, बड़ा देखकर छोड़ दोगे तो पढ़ोगे नहीं, तो हल कैसे करोगे? तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या मान दिया उसको लिखो, फिर किसको पूछा उसको लिखो, फिर आप पढ़ो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करना? 4 माइक्रोफैराड तथा 6 माइक्रोफैराड की दो संधारित्र 20 वोल्ट के बैटरी के साथ संयोजित श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 माइक्रोफैराड की धारिता के संधारित्र पर संग्रहित ऊर्जा तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो चीज पूछा। देखो 4 माइक्रोफैराड या थोड़ा सा अपन आते, एक 4 माइक्रोफैराड एक 6 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ गया। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, ये आपका 4 माइक्रोफैराड है, ये आपका 6 माइक्रोफैराड है, और ये आपका 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े गए हैं। तो अब करा इसका सबसे पहले आप क्या निकालो? श्रेणी क्रम में 4 माइक्रोफैराड पर धारिता, तो इसको निकालने के लिए आपको आवेश पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तुल्य धारिता निकालो, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कौन सा सूत्र होगा? 1/C होगा, 1/C1 + 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1। 7 मान 4 प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम करोगे 12 आएगा। तो एलसीएम अगर करोगे कितना आएगा? 12। तो यहाँ पे देखो आपका 4 3 12 6 गुना 12। तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया? 3 2 5/12। तो आपका C इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 12/5। या इसको भाग दो, आ जाएगा 204 माइक्रो। तो C इक्विवेलेंट मान निकल गया। अगर आपका C इक्विवेलेंट मान निकल गया तो अब आप निकाल सकते हो आवेश मान। देखो Q बराबर क्या होगा? C × V। तो Q बराबर निकालोगे C का मान देखो यहाँ 12/5 आया तो 0 होते हैं, 12/5 पूरे 10 घाते माइक्रोफैराड में आया तो -6 लिख दो, या आप नहीं लिखोगे तो आवेश माइक्रो में आएगा। आपको पीछे दिखा दे, यहाँ देखो, अगर लिख दोगे तो घात में आएगा, नहीं लिखो तो माइक्रो में आएगा। इनटू V का कितना है? 5 × 5 20 पंचे 4 पंचे 20। तो अब इसको करो 12 से 48, तो Q डाल लेते हैं 48 माइक्रो कूलम। आपका आवेश कौन सा आएगा? 48 माइक्रो कूलम। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 48 × 10 -6 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही, ठीक है, कोई इसमें नहीं। अब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या होगा? देखो आवेश सबका निकल गया। अब तो ये जो आवेश यहाँ से निकलेगा, जो आवेश यहाँ से निकलेगा Q, वही आवेश इसमें भी जाएगा, इसमें, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान। तो आपका पूछा गया है कि 4 माइक्रोफैराड की धारिता से संग्रहित ऊर्जा बताओ। अगर ऊर्जा बताना है तो क्या लिखोगे? U बराबर 1/2। अब आपको निकालना क्या है? देखो आपको सब पता है, आप लिख दो C², या तो Q और V के बीच। देखो आपको यहाँ क्या पता है? यहाँ का विभवांतर आपको नहीं पता है, विभवांतर नहीं पता, लेकिन आवेश पता है और धारिता पता है। आवेश और धारिता अगर Q और C पता है तो क्या होता है? सूत्र इसका देखो, तीनों सूत्र लिखते हैं आपको। देखो एक होता है Q × V, उसका 1/CV², और होता है 1/Q²/C। ये तीन सूत्र, इन तीनों सूत्रों में से आपको जो मान दिया उसको लिख दो। देखो यहाँ का आपको धारिता पता है और आवेश पता है। धारिता आवेश के बीच संबंध क्या होता है? धारिता आवेश Q/2C। यहाँ से U मान निकालो तो क्या होगा? 1/2 आवेश का स्क्वायर। आवेश का इसका मतलब 48 × 10 - 6 इंटू 48 × 10 - 6
अपॉन सी। सी का मान कितना दिया है 4 माइक्रो करते हैं 4 गुणे 10 घाते माइनस 6। इसको सोल्व करो क्या आएगा देखो 2 का 2 और 24 गुना 48 4 एक का 4 और 4 चौके 24 ये आ गया। अब इसको गुणा करो देखो 6 को गुणा करो इसमें 48 करोगे तो क्या होगा 6 6 48 फिर 6 चौका 24 24 4 28 कितना आ जाएगा 288 गुणे देखो 1 के 10 6 से 1 के 10 6 माइनस कट जाएगा बचेगा यहाँ क्या होगा सिर्फ बचे 10 माइनस 6 देखा 2 के 10 माइनस 6 ये आपका u बराबर आ गया 288 गुणे 10 माइनस 6 जूल। ये आपका होगा किस पे 4 माइक्रोफैराड यहाँ की स्थिति ऊर्जा समझ आ गया। यहाँ क्या होगी स्थिर ऊर्जा कितना 288 गुणे 10 माइनस 6 जूल। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बैटरी द्वारा प्रति सेकंड देगी उस ऊर्जा का मान होगा प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड अगर आपको पूछ रहा है तो देखो आप क्या कर सकते हो प्रति सेकंड आपसे पूछ रहा है तो आपको वही मान ठीक है। अगर इसमें यू बराबर आपको क्या करोगे देखो प्रति सेकंड मतलब यहाँ से पूछ रहा है आपको शक्ति पी बराबर होता है यू अपान टी। तो यू मान कितना है 288 गुणे 10 घाते माइनस 6 दिया है प्रति सेकंड मतलब सेकंड मान 1 है 1 रखो तो ही आएगा पी बराबर कितना आएगा 288 गुणे 10 घाते माइनस 6 प्रति सेकंड जूल प्रति सेकंड ऐसे को वाट जूल अब यहाँ जूल प्रति सेकंड तो कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इन दोनों क्वेश्चंस को हल कर सकते हो बस आपको मान इसमें देखना था कौन कौन मान दिया था किस प्रकार हल कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यास का अनुपात 1:2 है उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एंड दो समान लंबाई के तार यानी एक तार यहाँ पर ये पहला तार हो गया ये आपका पहला तार हो गया और यहाँ पर ये दूसरा तार ठीक है। अब ध्यान से इसकी लंबाई रियल इसकी लंबाई रियल क्योंकि समान लंबाई क्या कहा इनके व्यासों का अनुपात यानी इसका जो व्यास है इसका मान लेते हैं d1 इसका मान लेते हैं d2। तो व्यासों का अनुपात दिया आपको d1 अपान d2 दिया कितना 1/2 तो कह रहा उनके प्रतिरोधों का अनुपात देखो प्रतिरोध होता है क्या आपका जो R होता है वो होता है रो L अपान A के बराबर। अब अगर दो प्रतिरोध दिया तो R1 पर R2 अगर अनुपात निकालोगे तो क्या होगा यहाँ से आपको देखो R1 अपान R2 बराबर क्या होगा रो L1 अपान A1 बटा रो L2 अपान A2 क्योंकि समान तार का देखो तांबे का मतलब दोनों तार समान तो रोक मान समान होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है क्या क्या नोटिस करना है देखो आपको ये दोनों का है समान लंबाई यानी आपका यहाँ पर L1 बराबर है L2 ठीक है। तो यानी ये आप सोल्व करोगे देखो रो से रो कट जाएगा और L से L भी कट जाएगा 1/A1/A तो पलट जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा A2 अपान A1 क्या हो जाएगा A2 अपान A1 यानी यहाँ से देखो आपका मान क्या है यहाँ से आपका मान आ गया R1 अपान R2 इक्वल टू A2 अपान A1 या आप इसे दायरे भी जानते थे कि क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हो जाएगा। अब दूसरे रहता है देखो ये आपका कैसा है ये आपका वृत्ताकार है तो वृत्ताकार अगर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसको आपको आर स्क्वायर नहीं दिया आपको व्यास दिया क्या दिया है व्यास क्या दिया व्यास दिया कोई तो आप ये बताओ डी बराबर क्या होगा 2r होता है तो अगर यहाँ से r मान निकालो क्या होगा d बटा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है तो त्रिज्या व्यास का गया तो यहाँ r के साथ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हो जाएगा पाई d बटा 2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो क्या जाएगा पाई d स्क्वायर बटा 4 ये आएगा ना। चलो इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ का सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा R1 अपान R2 इक्वल टू पाई d1 के स्क्वायर अच्छा देखो यहाँ d2 पहले लिखोगे d2 का स्क्वायर बटा 4 अब बटे पाई d1 बटा 4 d1 का स्क्वायर ठीक है। देखो यहाँ आपका पाई से पाई कर दिया 4 से 4 कर दिया क्या है d2 के स्क्वायर बटे d1 के स्क्वायर तो क्या लिखोगे R1 अपान R2 इक्वल टू d2 अपान d1 का पूरे को होल वाले देखो दोनों के स्क्वायर का दोनों का होल स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पर d1 अपान d2 मान दिया 1/2 तो बताओ अगर आप d2 अपान d1 मान निकालो क्या हो जाएगा 2/1 होगा नहीं पलट जाएगा तो वही मान हर दो यहाँ मान आपको क्या हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर तो आपका क्या आ जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू 2 गुना 4/1 इसका अनुपात कितना आएगा 4:1 कितना आएगा 4:1 समझ आया। देखो सिंपल था बस आपको
पूरा हम यहाँ बेसिस आपको समझा दें, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि प्रतिरोध क्षेत्रफल का बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे तो देखो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर त्रिज्या था लेकिन आपको दिया व्यास का अनुपात, तब व्यास का अनुपात रख दो, कोई इशू नहीं होता उससे। देखो व्यास का अनुपात रखे आप यहाँ पे बटे 4 4 4 कर दिया, त्रिज्या रखो व्यास मानो, बस आपको सही तरीके से रखना है कि कौन रखना है। जैसे यहाँ आपको d1/d2 मान दिया था लेकिन आपको सूत्र में क्या रखा ना पड़ा d2/d1 था। इन चीजों को ध्यान रखो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करना, समीकरण E बराबर पी जे में पी का मात्रक। अब देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण दिया है E बराबर ये पी जे में कह रहा है आप पी का मात्रक। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज कंफर्म होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पर दिया है। देखो E आपका विद्युत क्षेत्र, क्या है विद्युत क्षेत्र, जे क्या है, जे आपका है धारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पी का मान निकालना चाहते हो, किसका मान निकालना चाहते हो, पी का मान, तो पी का मान निकालने के लिए देखो क्या होगा, आपको पी का क्या करना पड़ेगा, जे को घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ई अपान हो जाएगा। अब यहाँ से इसका होगा मात्रक आप निकालोगे, मात्रक ई, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा इसको हम शॉर्ट फॉर्म ले लें, कोई दिक्कत। देखो मात्रक अगर निकालोगे, विद्युत क्षेत्र एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम बटे जे, जे आपका धारा घनत्व, तो धारा घनत्व मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो देखो ई आपका, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका, इसको देखो ये न्यूटन प्रति कूलम इनटू पलट जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, क्या हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ से आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एम्पियर यही है। तो अगर आप बताओ न्यूटन और मीटर का गुणा करो, तो देखो यहाँ पर अगर चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आगे बढ़ाना चाहो तो देखो यहाँ 2 मीटर 1 मीटर इसको दे दोगे क्या हो जाएगा आपका, देखो न्यूटन मीटर इंटू मीटर अपान। अच्छा देखो कूलम किसका मतलब होता है, क्यू का, और आई एम्पियर है, एम्पियर लिखिए यहाँ पर ये आपका आई, इसका कुछ नहीं बनता है। तो आपका नॉर्मल ये क्या देखो न्यूटन मीटर को लिख सकते हो जूल, क्या लिख सकते हो जूल, यहाँ सबका हो जाएगा कूलम एम्पियर, तब का हो जाएगा जूल मीटर प्रति कूलम एम्पियर, ये आंसर जूल मीटर प्रति कूलम एम्पियर। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो देखो जूल प्रति कूलम वोल्ट, जूल प्रति कूलम क्या होता है, यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर, वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर, समझ आया, वोल्ट मीटर प्रति क्या होता है एम्पियर। चलो ये आपका हो गया, तो आप इनमें से कुछ भी छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, चल अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करा, एक चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही, ये आपका एक एम्पियर धारा बह रही है, यहाँ यही धारा अर्धचालक में भी बह रही है। यदि दोनों का ताप बढ़ा दिया जाए तो उनमें बहने वाली धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सिंपल आपके पास दो चीज, एक है आपके पास चालक और दूसरा आपका है अर्धचालक। तो आपको यहाँ पे एक चीज बेसिक चीज बताओ, क्या बेसिक चीज क्या है कि आप देखो जो चालक होता है, चालक अगर ताप बढ़ाते, चालक क्या करते हैं, देखो दो चीज, अगर चालक का आप ताप बढ़ा दो, इसकी जो प्रतिरोधकता यानी रो, इसका मान बढ़े, प्रतिरोधकता क्या होता है बढ़े। जबकि अर्धचालक, तो अर्धचालक का ताप बढ़ा दो तो इसकी प्रतिरोधकता रो घट जाती है, रो क्या होती है घट जाती है। अब देखो अगर प्रतिरोधकता घट जाती है तो इसका जो सिग्मा है यानी चालकता बढ़ जाती है, जबकि इसका प्रतिरोधकता बढ़ाने पर इसका क्या होता है सिग्मा घट, यानी यहाँ पर ये टी क्या है, ये टी आपका है ताप, रो क्या है, रो आपका है प्रतिरोधकता, और आपका सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका है चालकता, चालक। तो अगर चालक अभी तो अगर ताप बढ़ाने चालकता घट रही, इसका मतलब धारा मान क्या हुआ घट जाएगा, यानी चालक में जो धारा होगा वो घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब यहाँ देखो अर्धचालक में ताप बढ़ाने से घट चालकता बढ़े, इसका मतलब यहाँ पर जो धारा का मान होगा वो क्या होगा धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा बढ़ जाए। इस बात क्या देखिए, इस पर एक ग्राफ भी पूछा जाता है, वो भी महत्वपूर्ण। देखो अगर आप चालक के
ताप और प्रतिरोधकता के बीच ग्राफ बनाओ। देखो सिंपल, ये इसके बीच देखो, अगर यहाँ पर हम क्या बात करें आपका कि चालक की प्रतिरोधकता, यानी चालक का प्रतिरोधकता रो और ताप टी की बात करें, अगर ताप बढ़ाते हो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है, बढ़ती है, यानी प्रतिरोधकता बढ़ती है ना, इनके बीच सीधा ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसे बनता है, सीधा। वही अगर चालक की बात करें तो यहाँ पर आपका ताप बढ़ाने पर, देखिए ताप ये है आपका हो गया रो प्रतिरोधकता, तो इसकी अगर ताप बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोधकता घटती है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, घटता होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ से थोड़ा सा ये ग्राफ आप बनाओगे, यहाँ ग्राफ तो इस तरीके का बनता है, देखो ये ऐसे। तो अगर अर्धचालक के लिए पूछेगा तो अर्धचालक के लिए ग्राफ ये बनता है और चालक के लिए ग्राफ ये। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि धारा क्या होगी, चालक में घट जाएगी जबकि अर्धचालक में बढ़ जाएगी। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करा, तांबे के तार के विशिष्ट प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि तार की लंबाई को दोगुना कर दी जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ताप बढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखो कहा तांबे के तार के विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी रो, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो लंबाई दोगुनी करने पर यह समान क्या रहेगा, समान, क्योंकि यह लंबाई पर निर्भर नहीं, पहली बार समान रहेगा। फिर अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना करने पर भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी समान, यानी आपका जो प्रतिरोधकता होता है वो लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। फिर अगर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, देखो त्रिज्या दोगुनी करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब त्रिज्या दोगुनी करोगे क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी ये भी आपका समान होगा। लेकिन अगर आप ताप बढ़ा दोगे और आपका तांबा, तांबा क्या है, चालक, चालक अगर ताप बढ़ा दोगे तो जो प्रतिरोधकता होगा क्या होगा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधक रो की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध रो की बात करें, तो ये आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने में क्या होता है, ये बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जो कि अभी आपको हम पीछे ग्राफ भी समझा दिए, देखो इसका और ये मान होता है, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ से आपको क्या समझा रहा है, देखो एक साल इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे साल इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, यानी आपको ये पता होनी चाहिए, इसकी प्रतिरोधकता बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, तो इसको आपको पता होनी चाहिए। तो आपको हम बता दिए, अगर आपको चीज याद रहेगा तो आपको किसी तरह क्वेश्चन पूछा कर ले। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या करा, सम के प्रतिरोध के तार, एक तार को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाए कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। 100 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, आपका कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध आपका है 100। करा एक तार को कितने बराबर बराबर भागों में विभाजित किया जाए कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने 1 ओम प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध है। अब देखो इसको कुछ हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं, इसको माना n बराबर भागों में काटने। अब देखो कह रहा है इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना, किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम। अगर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या करोगे, देखो समांतर क्रम सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे करके कहाँ लेंगे 1/rn तक जाएंगे, ठीक है। चलो तो हमको देखो r इक्वल मान लिया कितना, तो अब यहाँ क्या करेंगे 1/r इक्वलेंट आपको दिया, r इक्वलेंट दिया कितना 1 ओम आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1 ओम, तो r इक्वलेंट आपका आ गया 1 ओम बराबर 1/r1 r2 r3 आपको पता नहीं, तो क्या करोगे, देखो सिंपल है, आप करोगे क्या यहाँ से 1/r प्लस 1/r सब बराबर है, ये कहाँ तक जाएगा n/r, टोटल कितने n/r, अगर जोड़ोगे तो आपका आएगा क्या, सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा n/r, क्या जाएगा n/r। तो अब यहाँ से अगर आप निकालोगे, देखो 1/a बराबर क्या आएगा n/r के। अब अगर इसका हम क्या करें, इधर गुणा, देखो अगर इसको गुणा करोगे तो r बराबर आपका जाएगा क्या n, और कितना आ गया n, यानी r का और n का मान बराबर, r का और n का मान क्या बराबर, तो जितना r का मान उतना है n का मान। अब बताओ आपका टोटल कितना था 100 ओम था, तो 100 ओम को ऐसे बराबर भागों बांटो जिसमें आपका r n दोनों बराबर, तो सिंपल
देखो याद करो, क्या आपने माना कितना है, n माना है, n बराबर भागों बांटे को, तो आपका n का मान और r का मान बराबर है, तो बराबर है तो सिंपल आप क्या करोगे, देखो n r आपका कितना है, तो n आपका कितना है भाई, बराबर भागों बांटे हो, अगर उन सभी को आप क्या करो जोड़ दो, तो n का r में गुणा कर दो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप जैसा मान निकालोगे n का मान, दोनों का मान बराबर है, देखो इसको n गुणे आप लिख सकते हो n, क्योंकि n बराबर r से देखिए हो, तो अब बराबर कितना हो जाएगा 100 के, तो n के स्क्वायर हो जाएगा, n का कितना आ गया 100, तो स्क्वायर हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, या इसका मान आएगा 10, यानी प्रतिरोध को अगर 10 ओम के प्रतिरोध में काट दिया जाए तो 10 बराबर भागों में काटने पर उसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम जोड़ने पर 1 है। समझ में आया? चलो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 25 वाट तथा 200 वोल्ट तथा 100 वाट और 200 वोल्ट से चिन्हित दो विद्युत बल्बों को 440 वोल्ट स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज है? दो बल्ब है, एक बल्ब यहाँ दूसरा बल्ब, तो दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए, कितने से, ये आपको जोड़े गए हैं 440 वोल्ट, और इस पर जो अंकित मान है इसके लिए देखो, ये आपका P1 आपको दिया 25 वाट और P2 आपको दिया कितना 100 वाट, क्या दिया 100। अब देखो दोनों को इसका 200 वोल्ट है, इसका 220, तो कह रहा है इसमें से कौन पहले फ्यूज होगा, तो फ्यूज होने के लिए आप निकालोगे क्या प्रतिरोध, क्या निकालोगे प्रतिरोध, तो अगर आप पहले के निकालोगे देखो P बराबर आपका होता है V स्क्वायर बटे R, तो अगर R निकालोगे क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा, ये सूत्र होता है। अब अगर हम बात करें किसका R1 का, देखो R1 निकालोगे तो V1 का स्क्वायर बटा R1, P1 का स्क्वायर, P1 का सिर्फ P1 होगा स्क्वायर नहीं। अब बताओ अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से हम निकाल सकते हो R1 बराबर V1, V1 आपको दिया कितना 200, तो लिखोगे 200 इंटू 200 अपान P मान दिया 25, देखो 25 से का 25, अब 25 अट्ठे 200, अब 8 गुणा इसमें कर दो तो R1 मान के कितना आ गया 1600, R गुना 1600। इसी प्रकार अगर आप निकालो किसका R2 मान, R2 मान V स्क्वायर, देखो R2 मान आपको V स्क्वायर मान दिया आपको 220, यहाँ का लिखोगे 220 इंटू 220 अपान इसमें आपका है 100, दोनों जीरो कर दिया आपका, ये कितना आएगा R2 बराबर 22 बच्चे होगा 484, इतना दोनों प्रतिरोध कितना आ गया आपका, एक का 1600 एक आया, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वह पहले फ्यूज, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा कैसे होगा पहले, क्यों देखो आपके दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों में जो धारा जाएगी आई वो समान, अब समान धारा जाएगी तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा पहले फ्यूज हो जाएगा, यानी आपका 25 वाट वाला पहले फ्यूज होगा 100 वाट वाला बाद। ये आपसे पूछा था कि कौन सा फ्यूज जाएगा, तो आपका 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज जाएगा, ठीक है समझ आ गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक तार को जब 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तो शक्ति व्यय P1 है। अब तार को दो समान भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी विद्युत सप्लाई से उसी विद्युत सप्लाई जोड़ते हैं, तो इस स्थिति में व्यय शक्ति P2 है, तब P2 अनुपात P1 का मान क्या? देखो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत जगह मतलब अलग अलग जगह से दूर दूर से ढूंढ कर लाया है, ताकि इस प्रकार क्वेश्चन आप करो आपका दिमाग पूरा इसमें घूम जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन का देखो सोचो, यानी आपका दिमाग पूरा इसको सोचने के लिए मजबूर हो जाए, इस प्रकार क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको हम कई बार पढ़ा चुके, लेकिन अब जो क्वेश्चन कर रहे हो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की एकदम प्रिपरेशन कराए रहते हैं, यानी इसके बाद आपको ऐसा नहीं कि क्या हमने अभी हल्के क्वेश्चन किए हमने भारी क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे बोर्ड एग्जाम, यानी इस प्रकार क्वेश्चन आपको चुन कर लाया है कि इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका दिमाग पूरा एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, हर एक चीज सोचने की क्षमता आप में जाग जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं, तरह एक तार है जो 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो व्यय शक्ति P1, देखो आपका V1 मान के दिया 220 वोल्ट और यहाँ P1, ठीक है। फिर कह रहा है ये अब तार को दो समान भागों में काट, समान भागों में काटेंगे, तो देखो यहाँ पर अच्छा था P1 तो इसका R1 कुछ ना कुछ होगा, अब कह रहा है इसको दो समान भागों में काट दे, अगर दो समान भागों में काट देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखो अभी मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, प्रतिरोध कितना था R, अब एक चालक था, ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या था R,
अब इसको हम काट दें दो बराबर भागों में, इसके आगे दो बराबर काट, चलो एक वाला ये आपका तार ही है, ठीक है, आपका दो बराबर काट दिया। अब बराबर काटते हैं, देखो लंबाई की जो प्रतिरोध होता है आर वो अनुपाती होता है, अगर लंबाई आधा हो गई मतलब ये भी प्रतिरोध आधा हो गया, आर बटा दो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आर बटा, दोनों का प्रतिरोध आधा हो गया। फिर अगर दोनों भागों काट को उनको समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य क्या हो जाएगा आर इक्वलेंट। देखो आर इक्वलेंट सिंपल समांतर क्रम में होता है कि आपका गाइड कर दें, चलो अच्छा बोलिए 1/r1 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ निकालोगे आर इक्वलेंट, देखो ए बटे R1, R1 कितना है आपका आर बटा दो प्लस एक बटा आर बटा दो, दो दोनों को ऊपर चला जाएगा और जुड़ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा एक बटा आर इक्वलेंट बराबर दो बटा आर प्लस दो बटा आर, क्योंकि देखो दो ऊपर पलट गए यहाँ दो ऊपर पलट गए, तो कितना आएगा एक बटा आर इक्वलेंट बराबर क्या होगा यहाँ से, देखो दोनों का आपका है आर कितना हो जाएगा दो प्लस दो माने चार बटा आर, तो आर इक्वलेंट का अगर मान निकालोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा आर बटा चार। तो अब तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया आर बटा चार। अब उसका क्या रहा है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, देखो दोनों भागों को काट को समांतर क्रम में जोड़ कर उसी विद्युत सप्लाई से जोड़ देते हैं, इस स्थिति में शक्ति हुई P2, यानी अब अगर उसी शक्ति से जोड़ दिया जाए इन दोनों को तब क्या होता है, यानी देखो अब यहाँ पर आपको देखो P2 कितना दिया है, अच्छा P2 हो जाता है, तब दोनों का अनुपात, दोनों क्या करो अनुपात, यानी सिंपल आपसे पूछ क्या रहा है P2 अपान P1 पूछ रहा है। अब बताओ P2 अपान P1 पूछ रहा है और आप जानते हो अभी पीछे हम बताया आपको कि P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R। देखो दोनों में आपका विभव जो वोल्ट है वो दोनों समान है, विभवांतर दोनों समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे R2 अपान V स्क्वायर बटे R1। इसे तो तुम रखोगे नहीं, ये बताओ इस सूत्र में रखोगे तो आप P निकालोगे, P2 निकालोगे V स्क्वायर बटे R2, आप P1 निकालोगे V स्क्वायर बटे R1, देखो V स्क्वायर कट गया। चलिए अब देखिए यहाँ होगा क्या, आपका R1 ऊपर चला जाएगा R2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा P2 अपान P1 बराबर R1 अपान R, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो R1 R2 मान निकालो, R1 मान निकालो R, जबकि R2 मान क्या है R बटा 4, तो R1 मान क्या है आपका R और R2 मान क्या है R बटा 4, ये कट जाएगा R से R कट जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आपका देखो P2 अपान P1 क्या आ गया 4/1, यानी आपका P2 अनुपाते P1 क्या आएगा 4/1, कितना आएगा 4/1, समझ में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना था कि किस प्रकार आप क्वेश्चन करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन दोनों मतलब इसमें देखो आपको एक ही प्रतिरोध को तोड़ मरोड़ कर फिर जोड़कर फिर आपसे पूछ रहा है, तो इत्मीनान से पेशेंस से पढ़ो क्वेश्चन को, कैसे करें और करते चले जाओ, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। बस आप क्वेश्चन देखो डरो मत कि बड़ा क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आया, क्वेश्चन है दोबारा पढ़ो, नहीं समझ दोबारा पढ़ो, समझ में आएगा, जब तक ना समझ तब पढ़ो आपको आएगा। चलो अब बढ़ते हैं, जैसे क्या करा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, थोड़ा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर क्या है, देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो कौन कौन सी बातें उनको आपको ध्यान देना है। देखो पहला, सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी पर या दूरी के अनुपाती होता है, यानी देखो आपका सेल जैसे यहाँ पर आपका सेल होगा, सेल में जानते हो दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये होगा दूसरा इलेक्ट्रोड, तो इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होती है, तो इन दूरी पर आपका निर्भर करता है जो प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध होता है वो दूरी के अनुपाती, इसकी दूरी अगर रियल है तो दूरी की क्या होता है अनुपाती, जितना दो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे उनकी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, जितना पास होगा आंतरिक प्रतिरोध कम। फिर दूसरे क्या करा है, विद्युत अपघट्यों के घोल में इलेक्ट्रोडों में डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी विद्युत अपघट्यों के घोल जो
घोल यानी विद्युत अपघट्य जो है उसके भागों के क्षेत्रफल पे व्युत्क्रमानुपाती, यानी उसके क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती इसका क्षेत्रफल, यानी देखो ये इलेक्ट्रोड जो है इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल अगर कैपिटल ए तो कैपिटल ए उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जितने ज्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, जितनी कम क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि विद्युत अपघट्यों की प्रकृति एवं सांद्रता पर विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, अर्थात विद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के अनुपाती, या देखो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो सांद्रता के अनुपाती, यानी जो विद्युत अपघट्य सेल के अंदर है, बैटरी के अंदर है, उसकी सांद्रता के भी है अनुपाती। अगर उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है तो प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, सांद्रता कम है तो प्रतिरोध कम। तीन बातों पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल और उसमें घुले विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो जो दूरी होता है उसके अनुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और सांद्रता के भी अनुपाती। तो ये क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, आपको पता। चलिए अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। देखो, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल जो होता है, सेल प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, एक सेल, यहाँ पर आपका एक सेल, ये एक परिपथ से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक चालक है, चालक से जोड़ा गया है इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो क्यों आवेश निकला, इसको इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है क्या, विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। फिर कह रहा है जबकि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जैसे ये आपका चालक था, इसके यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से समझो यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो आपका होता है विभवांतर। तो याद रखो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है, यानी एक आंक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो आपका विभवांतर कहलाता है। जबकि विद्युत वाहक बल क्या होता है, आवेश देखो आवेश यहाँ सेल से निकलता है, यहाँ से पूरे परिपथ प्रवाहित यहाँ तक आने में जो कार्य करना पड़ता है वो आपका होता है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल आपका सेल मतलब पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करता है, जबकि विभवांतर सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु। दोस्तों यहाँ अब एक बात और याद रखो, आपको जो विद्युत वाहक बल होगा उससे अधिक होगा विभवांतर। क्यों, क्योंकि देखो अच्छा आप बताओ कि किसी आवेश को यहाँ से पूरा घुमा कर यहाँ लेने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक करने में ज्यादा काम लगेगा कि पूरा पूरा ना। तो यानी विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, यहाँ से ले जाकर पूरे घुमा कर फिर यहाँ ला, तो ज्यादा कार्य कर रहा है। जब विभवांतर क्या होता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले जाए, ये आपका कम। समझ आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। इनके बीच संबंध क्या होता है, तो इनके बीच बहुत सिंपल संबंध होता है। संबंध क्या होता है, E बराबर V माइनस आई इंटू V माइनस आई, अच्छा एक थोड़ा सा देखो इनके बीच संबंध क्या होता है, इनके बीच संबंध होता है E बराबर उल्टा हो रहा है, इससे देखो ये होता है V बराबर E माइनस आई इंटू आर, जहाँ पर V आपका क्या है, ये आपका विभवांतर है। देखो यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध आपका स्मॉल r और I तक जाने तो विद्युत धारा। तो यहाँ से भी देखो ध्यान से V कम निकलता है, जब विद्युत वाहक बल में से I इंटू आर घटा रहे हैं तो घटाने को इसका बराबर होता है। यहाँ से भी सिद्ध होता है कि जो विद्युत वाहक बल E है वो V से अधिक है। यही बात हम पीछे समझा रहे थे आपको कि विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप तो देख चुके हैं पीछे। ठीक है, चलो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगर ये आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, इसको पढ़ना है तो आपका ये पूरा पीडीएफ जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको जाकर डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम सर्च कर लेंगे जेपी साइंस क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। तो वहां जाकर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, वहां से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाकी जो भी नोटिफिकेशन आपके जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें वो भी वहां पर मिल जाता है आपको। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये भी आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। चलिए आगे लिखा है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, देखो
अच्छा ये दोनों तो एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, विद्युत वाहक बल क्या होता है? देखो, विद्युत वाहक बल का मान सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना से अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। दूसरी बात, खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर का अंतर ही सेल विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगर परिपथ खुला खुला मतलब बंद नहीं है, तो आवेश प्रवाहित नहीं हो, तो उसमें क्या होता है, उनके बीच जो विभव में अंतर होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, यानी किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, यह सेल पर निर्भर नहीं करता। फिर एक लास्ट चीज है कि विद्युत वाहक बल किसी सेल में आवेशों के गमन में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। एक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है, इसको प्रदर्शित करता है। ये आपका था विद्युत वाहक बल। अब हम देख लेते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? देखो, बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है, बंद परिपथ में सेल से धारा प्राप्त की जाती है, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है, यानी विद्युत वाहक बल जो होता है वो अधिक होता है विभवांतर से, विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम। फिर बंद परिपथ में सेल के किनारों के मध्य विभवांतर का अंतर ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अगर बंद परिपथ, कैसा परिपथ है? बंद परिपथ है, तो उसकी जो सेल पीच देखो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ यहाँ देखो, अगर परिपथ ही बंद, तो इसके जो सेल के सिरों पर यहाँ विभवांतर वो विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर बंद परिपथ जैसे हम यहाँ पर चल रहा है, अगर उससे पूछ ले पूरा इसके और इसके बीच विभवांतर तो आपको पूरा घुमा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। देखो, प्रतिरोध समान, अच्छा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। दूसरा आपका विभवांतर क्या होता है? अनुपाती किसके? प्रतिरोध। अगर बाह्य प्रतिरोध, यानी सिंपल से विभवांतर को बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। वही बात है, यहाँ पे लिखा था आपका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि यह बाह्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है, इस पर निर्भर करता है। क्लास से लिखा है विभवांतर शब्द विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है, ऐसे समझो दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच अगर निकालना तो विभवांतर, अगर सेल के सिरों के बीच निकालना तो उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। समझ आया? चलिए, तो ये आपका क्या था? विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर। देखिए क्या पूछा था? विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में अंतर। तो ये आपका बहुत सारी चीजें हमने देखा। तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कहते हैं पीवाईक्यू थे। इसके बाद भी और क्वेश्चंस है, देखिए और क्वेश्चंस भी हैं इसके बाद अभी, लेकिन अब इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना पढ़ा, पहले आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इसमें से आप कोई भी टॉपिक छोड़िए मत, जितना टॉपिक पढ़ा है इन सभी टॉपिक को आप बैठ कर क्लियर एक बार कर दीजिए। फिर इसके आगे जो भी चीजें हैं बची हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपका ये क्या होगा कि इस सीरीज चलता रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जितना क्वेश्चन कराया गया उसको पहले प्रैक्टिस करो, उसमें अगर कोई थ्योरी आ रही है तो उसको आप रिवीजन कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे को कंप्लीट कर दें। तो जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते रहो, और चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अब